हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट युवराज सिंह। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में हमको संविधान की प्रगति को पढ़ना है, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। जो हमारा संविधान है ये कितने प्रकार का होता है। प्रश्न ये बनता है कि हमारा संविधान कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, समानता संविधान तो दो प्रकार का होता है। एक होता है संघात्मक संविधान, दूसरा होता है एकात्मक संविधान। प्रश्न ये बनता है कि आखिर एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान ये क्या है। एकात्मक संविधान किसको कहेंगे और संघात्मक संविधान किसको कहेंगे। देखिए, संघात्मक संविधान को हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जो शक्तियों का बंटवारा आपसी में रहता है उसको हम संघात्मक संविधान बोलते हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों में जो शक्तियों का बंटवारा होता है उसको हम संघात्मक संविधान बोल सकते हैं। और एकात्मक संविधान हम उसको कह सकते हैं जो शक्तियों का बंटवारा नहीं रहता है, अर्थात जो केवल केंद्र पे ही शक्तियां निहित होती है उसको हम एकात्मक संविधान बोल सकते हैं। हम ये देखेंगे कि एकात्मक संविधान के जो मेन एलिमेंट बताए गए इसके क्या है और संघात्मक संविधान के क्या एलिमेंट बताए गए हैं। देखिए, जो केंद्र और राज्य जब दोनों में शक्तियों का आपसी बंटवारा होता है तो उसको हम संघात्मक संविधान कहेंगे। और अगर दोनों में शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है तब उसको हम कहेंगे एकात्मक संविधान। नाम से ही पता चल रहा है एकात्मक संविधान। तो हम ये देखेंगे कि संघात्मक और एकात्मक संविधान क्या है। संविधान की प्रगति, संघात्मक संविधान हम किसको कहेंगे। संघात्मक संविधान हम उसको कहेंगे जो केंद्र और राज्य जब दोनों में शक्तियां बंटवारा रहती हैं तो उसको हम संघात्मक संविधान कहेंगे। एकात्मक संविधान की जो शक्तियां होती हैं वो एक ही सरकार में निहित होती हैं, यानी एक ही स्टेट में निहित होती है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में निहित होती हैं, तो उसको हम एकात्मक संविधान कहेंगे। संघात्मक को हम फेडरल बोलते हैं और एकात्मक को हम यूनिटरी बोलते हैं। आखिर फेडरल क्या होता है। फेडरल के जो मेन एलिमेंट है इसको समझते हैं कि आखिर हम संघात्मक संविधान में जो मेन एलिमेंट होते हैं इसको होना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये नहीं होंगे जब तक हम उसको संघात्मक संविधान नहीं कहेंगे। पहला आता है कि संघात्मक संविधान जो है हमारा वो लिखित होना चाहिए। संघात्मक संविधान एक लिखित, नंबर 1 संघात्मक संविधान मेरा एक लिखित होना चाहिए। नंबर 2 जो संविधान की सर्वोच्चता होना चाहिए। नंबर 3 शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि राज्य और केंद्र दोनों में शक्तियों का विभाजन है। राज्य और केंद्र दोनों में शक्तियों का विभाजन है तो उसको हम फेडरल बोलेंगे, संघात्मक संविधान बोलेंगे। तो ये शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। नंबर 3 स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। हमारी जो जुडिशरी है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, वो किसी के दबाव में ना होना चाहिए, तो उसको हम फेडरल बोलेंगे, यानी संघात्मक संविधान बोलेंगे। तो वो एक स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए। चौथे नंबर का ये हो गया। पांचवा इसका ये है कि अनम्य संविधान होना चाहिए, ना ज़्यादा कठोर होना चाहिए ना ज़्यादा लचीला होना चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि हमारा संविधान बिल्कुल अनम्य प्रगति का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मन आए जब इच्छा हो तो उसे संशोधन कर लिया जाए, वो कठोर भी प्रकृति का होना चाहिए। तो ये अनम्य संविधान होना चाहिए। ये पांचवा। तो ये 5 एलिमेंट है। तो ये अगर हम संघात्मक संविधान बोलेंगे तो ये 5 एलिमेंट होने चाहिए। अब आता है एकात्मक संविधान आता है कि एकात्मक संविधान में क्या होता है। एकात्मक संविधान में क्या होता है कि शक्तियां केवल केंद्र में ही निहित होती हैं,
जो शक्तियां केंद्र पे ही निहित होती हैं उसको हम एकात्मक संविधान बोलेंगे। एकल नागरिकता का प्रावधान होना चाहिए। देखिए हमारे भारत में जो हमारा संविधान है उसमें कैसी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, वो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ये आप याद करिएगा। तो ये शक्तियां केंद्र में निहित होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि एकल नागरिकता होना चाहिए। तीसरा बोल रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भारत का एक राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो ये एक राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होगा। तीसरा, चौथा बात यह करता है कि आपातकाल में एकात्मक स्वरूप होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारे देश में जब इमरजेंसी लगती है, आपातकाल लगती है, तो वहां पे शक्तियां केंद्र की और राज्य की जितनी भी शक्तियां होंगी वो सब केंद्र में निहित हो जाएंगी। वो ओनली, जैसे कि ये मानिए एक केंद्र है और केंद्र ये जो है इसमें पूरी शक्तियां जो राज की है पूरी शक्तियां इसमें निहित हो जाएंगी, ये अकेले ही काम करेगा। तो ये बोल रहा है कि आपातकाल में एकात्मक स्वरूप होना चाहिए, यानी एक ही स्वरूप होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे एकात्मक बोलेंगे। ये चौथा हो गया। पांचवा बोल रहा है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो एक इसके 5वें नंबर पे आ जाता है। तो ये मैंने कुछ समझा कि एकात्मक संविधान क्या होता है और संघात्मक संविधान क्या होता है। मैंने क्या बताया कि एकात्मक संविधान जो अकेले केंद्र पे ही शक्तियां नियुक्त होती हैं वो एकात्मक संविधान होता है। संघात्मक संविधान क्या होता है, संघात्मक संविधान वह होता है जो केंद्र और राज्य जब दोनों में शक्तियों का बंटवारा होता है तो उसको हम संघात्मक संविधान बोलते हैं। और संघात्मक संविधान के जो मैंने मेन एलिमेंट देखे वो मैंने बता दिया कि 5 एलिमेंट होते हैं। जब तक ये नहीं होंगे जब तक उसको हम संघात्मक संविधान नहीं कहेंगे। एकात्मक संविधान में भी मैंने देखा कि जो मेन एलिमेंट होते हैं 5 वो भी होने चाहिए। जब तक वो नहीं होंगे जब तक उसको हम एकात्मक संविधान नहीं कहेंगे। तो हमने क्या, दोनों का मेन डिफरेंट यही होता है कि संविधान हमारा लिखित होना चाहिए, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए और जो स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए और अन्य संविधान होना चाहिए। ये 5 चीजें होती हैं तभी हम उसको संघात्मक संविधान बोलेंगे। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो जूरिस्ट ने बोला है उसको हम समझते हैं। प्रोफेसर केसी वेयर ने क्या कहा है, प्रोफेसर केसी वेयर ने कहा है कि भारतीय संविधान है वो अर्धसंघीय संविधान है। ये याद रखिएगा, जहां अर्धसंघीय संविधान आ जाए, क्वासी फेडरल आ जाए, तो वहां पे कौन से जूरिस्ट ने कही थी, ये प्रोफेसर केसी वेयर ने कही थी। ये प्री के पर्पज से ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा जो संविधान है ये अर्धसंघीय, ये किस जूरिस्ट ने कहा था। तो ये प्रोफेसर केसी वेयर ने कहा था कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय संविधान है जो क्वासी फेडरल बताता है, क्वासी फेडरल संविधान है। इसका एक और स्टेटमेंट आता है कि एक एकात्मक राज्य जिसमें एक संघात्मक तत्व सहायक रूप में निहित होते हैं, इन्होंने ही कहा था, प्रोफेसर केसी वेयर ने कहा था। तो ये संविधान अर्धसंघीय होगा, तो ये किन्होंने कहा था, ये प्रोफेसर केसी वेयर ने कहा था। नेक्स्ट आता है, जूरिस्ट ने कहा था, सर आइवर जेनिंग ने क्या कहा था, सर आइवर जेनिंग ने कहा था कि एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। यानी जो सर आइवर जेनिंग ने क्या कहा था कि एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। जहां परिसंघात्मक संविधान की बात आ जाए तो वहां पे आप याद रखिएगा कि सर आइवर जेनिंग ने कहा था। जहां पे अर्धसंघीय संविधान की बात की जाए तो वहां पे प्रोफेसर केसी वेयर ने कहा था। तो ये दोनों आप याद रखिए, दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि
भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ये किसने कहा था? ये कहा था सर आइवर जेनिंग ने ही कहा था कि भारत का जो संविधान होता है ये सबसे बड़ा संविधान होता है। ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट पेपर में बन सकते हैं। तो ये भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ये कौन से जूरिस्ट ने कहा था? सर आइवर जेनिंग ने कहा था। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ये किस जूरिस्ट ने कहा था? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये किस जूरिस्ट ने कहा? ये सर आइवर जेनिंग ने कहा था। तो ये जूरिस्ट आपको याद रखना चाहिए कि वकीलों का स्वर्ग है। वकीलों के बारे में जो बात करते हैं वो सर आइवर जेनिंग ने कहा था। तो ये तीन जो इसकी मेन परिभाषा दी गई है ये तीनों आपको याद होना चाहिए। सर आइवर जेनिंग ने क्या कहा था? केंद्रीय प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है और भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और जो वकीलों का स्वर्ग कहा गया वो भारतीय संविधान ये कहा गया, वकीलों का, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया। ये सर आइवर जेनिंग ने कहा था। लेनिन विल ऑस्टिन ने कहा कि भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है। जहाँ सामाजिक दस्तावेज की बात आ जाए वहाँ पे ग्लेविल ऑस्टिन ने कहा था। ये दस्तावेज की जहाँ बात आ जाए, सामाजिक दस्तावेज, तो ये याद रखिएगा। अब एक और बात आती है कि भारतीय संविधान का ढांचा क्या है, भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर क्या है। तो भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर कैसा है? स्वरूप से संघात्मक है एवं आत्मा से एकात्मक है। ये भारतीय संविधान का ढांचा है, स्वरूप से संघात्मक है और आत्मा से एकात्मक है, ये याद रखिएगा। अब बात ये आती है कि कुछ हम लोगों ने जब प्रेम्बल पढ़ा था तो प्रेम्बल में कुछ डिफिनेशन जो कुछ केस लॉज में छूट गए थे, तो वो केस लॉज आप चाहे इधर पढ़ लीजिए या वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, वहाँ भी इसको नोट कर सकते हैं। जब हम लोगों ने प्रेम्बल पढ़ा था तो प्रेम्बल में हमने क्या कहा था कि उद्देशिका के बारे में बताया था। तो ये कुछ डिफिनेशन जो है ये इंपॉर्टेंट छूट गई थी। प्रेम्बल में बोला गया था कि उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। ये जो केस आया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस केस में बोला गया था। अब इसका आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है ये कौन से सन का केस है, ये कौन से सन का केस है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके जो न्यायाधीश थे वो श्री सुब्बा राव थे। इस केस में यही कहा गया था कि उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदेशों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। ये आप जब प्रेम्बल हमने पढ़ाया था तो वहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी स्टेटमेंट है, इस केस में आया था ये। तो ये गोलकनाथ में बोला गया था। अब आता है उद्देशिका को संविधान की राजनीतिक कुंडली भी कहा गया था। इसी केस में कहा गया था, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के राज्य में कहा गया था। इसके जो न्यायाधीश थे वो श्री सुब्बा राव थे। तो इसमें क्या गया था, उद्देशिका को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा गया था। प्रस्तावना से संविधान के मूलभूत दर्शन का बोध होता है, इसी में भी बताया गया था। तो ये केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ये स्टेटमेंट बोले गए थे ये सब इसी में बोले गए थे। तो ये आज हम लोगों ने समझा कि संविधान की प्रकृति क्या है और संविधान कितने प्रकार का होता है। तो ये आप लोग, मैंने एक एक चीज़ें बताई आपको और इसको नोट आउट कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग मिलते हैं और तब तक के लिए थैंक यू।